अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की लड़ाई फिर से अगड़े पिछड़े और दलितों पर आ गई है। जातिवाद उत्तर प्रदेश की राजनीति का दामन न छोड़ता है और न छोड़ेगा। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में जातिवाद है और अगड़ा पिछड़ा और दलितों के हिस्से को लेकर, उनके हक और हुकूक को लेकर कोई भेदभाव है? और अगर है तो क्या वाकई में इसमें सच्चाई है, या फिर राजनीतिक दलों ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस तरह का वातावरण विकसित कर लिया? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अपर कास्ट के लोग प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों पर कब्जा किए बैठे हैं और अपर कास्ट के लोगों के पास व्यवस्था का सिस्टम का बड़ा हिस्सा है और वो पिछड़े और दलितों को आगे नहीं आने दे रहे हैं और आरक्षण व्यवस्था का लाभ नहीं लेने दे रहे हैं जो बाबा साहब ने उन्हें दिया है। पढ़ाई लिखाई के मुद्दे पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए कि दलितों और पिछड़ों की पढ़ाई लिखाई के जो हक हैं उनके, उस पर भी सवाल उन्होंने उत्पन्न किए। वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो अगर वो कोई इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो इसकी चर्चा होनी चाहिए और इस पर डिस्कस होना चाहिए कि क्या वाकई में इसमें सच्चाई है या फिर वो अपने राजनीतिक इरादों के मकसद से ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। कारण क्या है? बहन भाइयों, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलूँगा। जून 2024 में जब लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए थे तो उत्तर प्रदेश में संविधान और आरक्षण की गजब लहर चली थी। भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पीडीए की लहर, अखिलेश राहुल की जोड़ी, संविधान और आरक्षण का मुद्दा, उसने भारतीय जनता पार्टी को समेट दिया था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इसकी शायद कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अब शनै शनै वक्त के साथ चीज़ें निकलती हैं, वो दौर भी निकला और एक नए दौर में हम प्रवेश किए, वो है महाकुंभ का दौर, हिंदुत्व की नव जागृत चेतना का एक दौर, जहां अमीर क्या, गरीब क्या, आम आदमी क्या, खास आदमी क्या, आम गृहस्थ से लेकर साधक, साधु, संत, शंकराचार्य सब इसका हिस्सा बने। इस बार के कुंभ ने सभी जाति पाति को तोड़ दिया, सभी संप्रदायों को हिंदू समाज के तोड़ दिया और अद्भुत बेमिसाल भीड़ हुई। जो सरकारी आंकड़ा वो बताता है कि 65 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। आज से महाकुंभ का आधिकारिक रूप से समापन हो गया है महाशिवरात्रि के दिन, लेकिन अभी यह सिलसिला थमेगा नहीं, सिलसिला चलेगा। तो क्या इस आयोजन ने भारत की राजनीति के परिवेश और उसकी जो चर्चा और नैरेटिव है उसमें कोई बड़ा बदलाव लाया है? इस पर खुली बहस होनी चाहिए। सभी पक्षों के तर्क वितर्क, सभी तथ्य सामने आने चाहिए। और अखिलेश यादव का जो आरोप है, उन आरोपों के पीछे हकीकत क्या है कि सोसाइटी एट लार्ज, अपर कास्ट इस पर हावी है सिस्टम पर। यह गंभीर बयान है। ये बयान किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटी से रिलेटेड है, इसलिए इसकी प्रॉपर समीक्षा होनी चाहिए। समाज को सही चीज प्रस्तुत की जानी चाहिए। आरोप सही है तो समाज को उसका सामना करके समाधान निकालने की जरूरत है, और आरोप गलत हैं तो इसका भी प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। क्योंकि जिस संविधान ने हमको समानता का अधिकार दिया, साथ में चलने का, कंधे से कंधा मिलाकर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बैकवर्ड कम्युनिटी से है या फिर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से है तो किन्हीं वजहों से वो पीछे छूट जाए। बहनों भाइयों, हमारे देश में शोषण का और वंचितों को के पर अत्याचार का एक बहुत विस्तृत बड़ा इतिहास है। उस इतिहास का भी हमें सामना करना होगा और इतिहास की हुई गलतियों से हमें सबक लेकर समाज की मुख्य धारा में हमें सभी वर्गों को सम्मिलित करने की ज़रूरत है। तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। और हमें इसे राजनीति से ऊपर देखना चाहिए। हमें इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये देश तभी तरक्की करेगा जब समाज के सभी वर्ग, सभी से मेरा तात्पर्य सभी से है, सभी के उन्नयन के लिए सरकारें काम करेंगी, समाज काम करेगा।
हमें सिर्फ सरकार की तरफ अपेक्षा से मुंह नहीं देखना है, एक समाज के तौर पर भी हमको उतनी ही जागृत और चेतना होने की आवश्यकता है ताकि हम सबके साथ समानता का व्यवहार करें। राजनीति डिवाइड करती है, लेकिन हम आप सब मिलकर समाज को यूनाइट करना चाहिए। मैं आज डिबेट के जरिए यही संदेश सोसाइटी को देना चाहता हूं। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि क्या आरोपों में सच्चाई है या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है वोट के लिए। तो आप वो स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट। पिछले 9 बजट ने पीडीए इसको कुछ दिया ही नहीं है, पीडीए को कुछ दिया ही नहीं, और अगर कुछ मिल भी रहा था तो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो सुविधा हो, किसी पीडीए परिवार को नहीं मिला है। पीडीए के लोगों ने मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड सीटों से इस बार हराएंगे। अखिलेश यादव जी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। इतनी प्रचंड हिंदू चेतना देख करके वो होश हवास खो बैठे हैं। इसलिए वो आने वाले समय में अगड़े पिछड़े को लेकर के और कठोर बयान करेंगे, समाज तोड़ने की और चेष्टा करेंगे। लेकिन देश प्रधानमंत्री जी के एक है तो सेफ है और योगी जी के बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ अब जागरूक हो चुका है। किसी भी वर्ग का काम नहीं सरकार में नहीं हो रहा है, ना अगड़ों का हो रहा है न पिछड़ों का हो रहा है। केवल और केवल एक अपना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बंटवारा हिंदू मुसलमान का किया जा रहा है और केवल अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जा रही है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को शुरू करते हैं। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर रविकांत जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, और विनय राय बहुत ही मशहूर पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। चूंकि आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है, इसलिए पहला मौका मिलेगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी को। भाटी जी, ये गंभीर आरोप हैं कि सब कुछ अपर कास्ट के लोगों को मिल रहा है, दलितों और पिछड़ों को कुछ नहीं मिल रहा है। अगर ये आरोपों में सच्चाई है तो आपको तर्क और तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए। आपने ये मुझे मेरी आवाज लौट के आ रही है, हो सके मैं ठीक करा रहा हूं, आप बोलते रहें टेक्निकल टीम से। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये आज की परिचर्चा आयोजित की है और हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में ये सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी घोर जातिवादी व्यक्ति हैं और हर काम जाति देख के करते हैं। नियुक्ति भी, ट्रांसफर भी, पोस्टिंग भी, टिकट भी, यहां तक कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां जो चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है वो जाति देख देख कर की जाती है, और वोट भी काटे जाते हैं जाति देख के। कुछ जातियों के वोट काट दिए जाते हैं और इसके ढेरों उदाहरण और सबूत हैं। विस्तार से आप पूछेंगे तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें मैं कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें सरासर ओबीसी के साथ अन्याय किया गया, षड्यंत्र पूर्वक किया गया, जानबूझ के किया गया। अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने जांच करके रिपोर्ट दी कि हाँ अन्याय हुआ है, 9,000 ओबीसी की भर्ती और की जाए। योगी जी ने नहीं सुना, फिर अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट का भी आदेश है, हाईकोर्ट ने माना कि बेईमानी हुई है और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 9,000 शिक्षकों की ओबीसी समुदाय से और भर्ती की जाए। योगी जी ने नहीं किया, केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं कुछ सबूत लेकर बैठा हूं। मेरे पास ये योजना तथा वास्तुकला विद्यालय का एक वो है, सर्कुलर है। इसमें ट्यूशन फीस जनरल की जो उसकी है ईडब्ल्यूएस की है 0 और ओबीसी की है 27,500, यानी ओबीसी से फीस ली जाएगी, ईडब्ल्यूएस से फीस नहीं ली जाएगी। ये मेरे पास उत्तर प्रदेश अधिरथ सेवा चयन आयोग के वो है, रिजल्ट है। ये जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग का जो चयन हुआ, अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक, ओबीसी का चयन हुआ है 42.5 नंबर पाके और ईडब्ल्यूएस का हुआ 3 नंबर पाके, 3 मार्क्स पे। ठीक है जी। ये एक और वो है मेरे पास रिजल्ट खंड शिक्षा अधिकारी का। खंड शिक्षा अधिकारी में ओबीसी की कट ऑफ गई है 165
जी। और ईडब्ल्यूएस की गई है 152 और जनरल की गई है 137। कम नंबर पाकर जनरल को नियुक्ति मिल रही है, उससे ज्यादा नंबर पाकर ओबीसी को नियुक्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि ओबीसी के लिए बीजेपी की सरकारों ने जहां जहां भी सरकार है, खाली उत्तर प्रदेश नहीं, एक नियम बना दिया है कि ओबीसी कितना ही नंबर पाए उससे ओबीसी गिना जाएगा, इसलिए ओबीसी कम आ रहे हैं। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी मेरे पास रिजल्ट है। एक और देखिए, अभी पीछे सिपाहियों की भर्ती हुई यूपी पुलिस में। यूपी पुलिस में ये खबर है अखबार की बहुत बड़ी, अखबार में ये कैंडिडेट है, उसे लंबाई में निकाल दिया, ये लंबाई कम है। भाटी जी, एक राजनीतिक आरोप है और मैं चाहता हूं कि आपका उस पर पक्ष आना चाहिए। ब्रजेश जी एक मिनट, इनमें से कोई सा भी राजनीतिक आरोप नहीं, सबूत के साथ बता रहा हूं। अब पॉलिटिकल आरोपों पर आ जाते हैं। एक आरोप है कि महाकुंभ में 65 करोड़ हिंदुओं ने स्नान किया, एक हिंदुओं में एक नव चेतना जागृत हुई, तो उससे राजनीतिक रूप से आपने एक पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने के लिए अब फिर से आपने जातिवाद की बात शुरू कर दी है। नहीं, आखिरी बात मेरी और सुन लेते तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ओबीसी का कैंडिडेट, उसे लंबाई में निकाल दिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसकी दोबारा नापी की गई तो उसकी लंबाई बढ़ गई। इतना अन्याय जिस स्टेट में हो रहा हो। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे। आपने कहा कि वहां जो है हिंदू चेतना जागृत हो गई, इसने आपको परेशान कर दिया। नहीं, हम क्यों परेशान होंगे? कुंभ का आयोजन से सांस्कृतिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, वो किसी पार्टी की रैली थोड़ी थी। ये जो एक कुछ मीडिया द्वारा, जिसमें मैं आपके चैनल को तो गिनता नहीं हूं, लेकिन आज आप भी वही बात बोल रहे हैं जो गोदी मीडिया के एंकर बोल रहे हैं कि कुंभ में भीड़ देख के विपक्ष सर, सवालों का सामना करना चाहिए। मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूं ब्रजेश जी, सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। कुंभ में कोई बीजेपी की रैली थोड़ी थी कि हम उसकी भीड़ देख के घबरा जाएंगे। कुंभ में भारतीय संस्कृति का आयोजन था जो सदियों से होता आ रहा है। समाजवादी पार्टी के शासन में भी हुआ था, कांग्रेस के शासन में भी हुआ था, इससे बेहतर हुआ था। इतनी अव्यवस्था नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई है। लोग कुचल कुचल के मर गए और मलमूत्र युक्त पानी में स्नान करना पड़ रहा है लोगों को। ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट है जी। और अगर ये जो कह रहे हैं, एक बात और सुन ले मेरा जी, कंक्लूड करने वाले जी, कंक्लूड करें। जी बोलूं क्या? हाँ, कंक्लूड कर लें, 20 सेकंड और है। हाँ, मैं बिल्कुल कंक्लूड कर रहा हूं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि प्रयागराज में सनातन की एकता हो गई है, हिंदू एकता हो गई है, तो हम अब ये उम्मीद करेंगे कि ये कहीं दलित दूल्हों को घोड़े पे बैठने से नहीं रोकेंगे, कहीं पिछड़ी जातियों के साथ भर्ती में बेईमानी नहीं करेंगे, 9000 ओबीसी के शिक्षकों को भर्ती दे देंगे। और अब मुख्यमंत्री जब लखनऊ में कोई छेड़छाड़ की घटना होगी तो केवल 2 जातियों के नाम नहीं लेंगे सदन में। बहुत शुक्रिया। मैं अनिला सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, आपका स्वागत। महाकुंभ तो समाप्त हो गया, लेकिन अब बात फिर से अगड़े पिछड़े और दलितों की आ गई है। अपोजिशन के टॉप लीडर की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं, तो इस पर बीजेपी को अपना पक्ष भी स्पष्ट करना होगा। सबको राम राम। और आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, महादेव और महादेवी का पर्व है। तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, मेरे को पैनलिस्ट है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। महादेव आप शुभकामनाएं देती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपोजिशन की दिक्कत क्या है। अपोजिशन की दिक्कत ये है कि हम तो जातियों में बांटना चाह रहे थे। यहाँ पे 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो हैं महाकुंभ में डुबकी लगाई और वहां ना कोई जाति पूछ रहा था, ना धर्म पूछ रहा था। ये हुआ तो हुआ कैसे? हम तो पीडीए की बात कर रहे थे, यहाँ तो कोई पीडीए कुछ समझ ही नहीं रहा है। हिंदू सनातनी बनकर महाकुंभ में आ रहे हैं, लगातार मलमूत्र है, वहां पे मत जाओ, वहां पे चोर उचक्के हैं, लफंटर जाकर वहां पे डुबकी दे रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं। और जाकर जब आप जो भक्तगण है उनसे पूछेंगे तो प्रशंसा करते हैं। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है ये। बहुत ही, मैं कहूंगी कि दुख देने वाली घटना वहां पर हुई है दिल्ली स्टेशन पर। और चाहे मौनिया अमावस्या के दिन जो महाकुंभ स्नान करने के लिए आए थे भक्त, उनके साथ जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु जांच हो रही है ना, हम भी जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ। वो लोग थे, उन्होंने भगदड़ मचा दी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था,
पुलिस प्रशासन जो है अपना काम बहुत चुस्त दुरुस्त कर रहा था, बेहद मददगार एटीट्यूड है वहां पे पुलिस वालों का भी, प्रशासनिक अधिकारियों का, अमले का पूरा। फिर ऐसा क्या हुआ कि रात में भगदड़ मच गई? तो कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देख रही हैं आप? हाँ, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? 100%। तो आपकी सरकार है, जांच आप करवा रही हैं, भाटी जी पर कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं फिर, अगर इन्होंने कुछ किया है कॉन्स्पिरेसी तो? भाटी जी है या कोई खड़गे जी है, तो कोई गांधी जी है, तो कोई बनर्जी जी है, मुझे नहीं मालूम कौन है, ये तो जांच बताएगा ना, जांच बताएगा। पर ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने बिल्कुल, जिसको कहा जाता है बिना किसी गलती के कार्यसेवकों को गोलियों से खून डाला, सरयू नदी लाल कर डाली। क्यों? क्योंकि वो अपने भगवान श्री राम का, अपने इष्ट का मंदिर बनवाना चाह रहे थे, इसलिए जय जय श्री राम के का उद्घोष करते हुए अयोध्या जा रहे थे तो खून डाला, कहते मैं तो दोबारा मारूंगा गोलियां। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के नेता हिंदू विरोधी हैं? जी, क्या ये लोग हिंदू विरोधी हैं? 100% हलाल हिंदू हैं। अच्छा, पर एक आज आपको बात बताऊं, अभी मैं डिबेट में आ रहा था तो डिबेट में आने के पहले मैंने देखा अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने इटावा में केदारेश्वर महादेव के मंदिर के भव्य स्थापना की है। शायद भाटी जी को नहीं पता रहा होगा, ये सुरेंद्र जी को भी शायद अभी पता नहीं है, पर बड़ा भव्य मंदिर है इटावा में। तो अगर ये लोग हिंदू विरोधी हैं तो शंकर जी का इतना बड़ा मंदिर कैसे बनवा दिए? क्या करना चाहते हैं ये लोग? आपकी फील्ड में उतर आए हैं मैडम ये सब। मैं उत्तर दूं? जी प्लीज। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये तो भगवान परशुराम जी जो है उनकी भी मूर्ति बना रहे थे, फरसा जो है ऐसा गिरा बस इन लोग की गर्दन बच गई। ठीक है, तो ये कुछ नाटक भी करते हैं। बाकी तो इनको वोट किसकी चाहिए आपको पता ही है। इनके यहाँ कुंभ का इंचार्ज कौन? आजम खान। वही आजम खान 2013 में आपने देखा था किस प्रकार से कह रहा था मुसलमानों को छोड़ो, हिंदुओं को डालो जेल में। 80 85 साल के बुजुर्ग जो है, इनको किसका वोट चाहिए जिसको खुश करने के लिए कह रहे हैं? आज आपको साफ साफ बता देना चाहिए, उस कम्युनिटीज के नाम ले लेना चाहिए और भाटी जी को करारा जवाब आपको देना चाहिए। विजय जी, किस आपने कहा ना कि कुछ कम्युनिटी के वोट पाने के लिए ऐसा करते हैं। कम्युनिटी का मैं बता तो रही हूँ, मुसलमानों का वोट पाने के लिए साफ बोलूंगी, हलाल सीमेंट, हलाल पेंसिल, हलाल कॉफी, हलाल चाय पत्ती। अब ये हलाल हिंदू हैं जो वोट मांगते हैं। तो ये भगवान शिव का इतना बड़ा मंदिर बनवा के ये लोग वकील हैं, अभी को वोट देना, बीजेपी की तरफ मत चले यहाँ। तो भगवान शिव का मंदिर बनवा के ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? नाटक नौटंकी है। नाटक मतलब वो करें तो नौटंकी। एक बात है विदेशी, कुछ हिंदुओं जो अच्छे सनातनी हिंदू हैं, मंदिर बनेगा उनके लिए अच्छा हो जाएगा, वो भगवान के दर्शन वहां पे कर लेंगे, पूजा पाठ हवन कर लेंगे। मैं तो कहता हूं कि पैनल में मौजूद सभी लोग जो है वो भाटी जी के नेतृत्व में वहां जाएं और वहां पर पूजन अर्चन करें। ऑलराइट, मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इनवाइट करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत। सर, महाकुंभ खत्म नहीं हुआ कि अपोजिशन ने फिर पिछड़ा दलित वाली बात शुरू कर दी? सर, 3-4 चीज़ें ब्रजेश जी कह दूं। पहले, सबसे पहले तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं क्या नाम अनिला जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने हम लोगों को कहा कि हम हलाल हिंदू हैं, यानी इन्होंने मान लिया कि ये लोग हराम हिंदू हैं। हलाल हक की बात होती है, उर्दू का शब्द है, हराम भी क्या होता है वो आपके सामने। इसका मतलब पूरी भाजपा ने स्पष्ट मान लिया है, भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है कि इंडिया गठबंधन वाले नल, नील, कोल, भील, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, नौजवान, ये सब हलाल हिंदू हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हराम हिंदू हैं। ये कैसी भाषा का प्रयोग हो रहा है ब्रजेश भाई? आपके चैनल पर हो रहा है और आप बिल्कुल इसको, और सर आप भी वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए, मैं आपको भी कुछ नहीं कह रहा हूं, क्या करूं? आप तो बल्कि उनसे ज्यादा खराब वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने हराम वर्ड नहीं बोला, आपने तो वो भी जोड़ दिया। क्यों? हलाल तो मैं क्या करूं? मैं, अगर हम हलाल हिंदू हैं तो ये हराम हिंदू हैं। बताइए आप मुझे।
ये चीज बात है तो भारतीय पिछड़े जनता दलितों के पार्टी लिए आज हम आधिकारिक करने रूप आए से थे, लेकिन भारतीय जनता कांग्रेस के पार्टी सारे पूरे नेताओं मुद्दे को हराम हिंदू का, हराम और हलाल हम लोगों हिंदू को पे ले हलाल गई। हिंदू का। अब मैं क्या करूं? आइए अब आइए, नहीं सर, अब देखिए जो कहेगा तो सुनेगा, बात आप समझिए ना। अब आप आ जाइए दूसरी चीज पर। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कुंभ का राजनीतिक इस्तेमाल करने से, राजनीतिक रोटियां सेकने से, कुंभ में अपने प्रतिद्वंदियों को सुअर कहने से, अपने प्रतिद्वंदियों को गिद्ध कहने से बाज नहीं आ रहे। बहस यहां पर नहीं, बहस हो रही है कहां पर कि साहब अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया। क्या गलत दिया है? बांदा के डिग्री कॉलेज, ये बांदा यूनिवर्सिटी में एक बार 13 लोगों की वैकेंसी निकली थी। ब्रजेश भाई, आपने ही चैनल पर बहस करी थी, चूंकि आप एक विद्वान भी प्रस्तोता हैं और आपका चैनल डेयरिंग के लिए जाना जाता है। 13 में से 12 एक जाति के थे। किस जाति के थे सर? आप जाति का नाम बताएं सर। 13 में से 12 आप लोगों ने वो खबर निकाली। आप जाति का नाम बताएं ठाकुर। राजपूत जी। ठाकुर कह तो रहा हूं, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं। आपने आपको आज ही कम्युनिटी से बाहर कर दिया जाएगा। 12 थे, ऐसा आरोप आपके चैनल पर भी आया। सुन लीजिए, अभी आगे सुनिए सर। अभी कम्युनिटी तो छोड़िए, हमारी कम्युनिटी इंसानियत की है और हमारे ठाकुर जितने भी लोग हैं वो न्याय प्रिय लोग हैं। न्याय से वो पीछे नहीं हटते, अपनी गर्दन कटाने से भी और दूसरे की क्या नाम राजनीतिक रूप से हराने से भी पीछे नहीं हटते। अब आप आ जाइए दूसरी जगह पर, जो क्या नाम हम आपसे कहना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी केंद्रीय यूनिवर्सिटीज हैं, उठाइए लिस्ट, देखिए कितने संघ शास्त्री और कितने जो हैं अगड़े उस पर हैं। सारे के सारे, एक भी पोजीशन अगर किसी वीसी की पिछड़ा हो, कोई दलित हो, बता दीजिए, आप निकाल लीजिए, आपको पता चल अच्छा जाएगा। होता मैं कि आप आपको अपना चुनौती कार्यकाल के भी साथ जो कह रहा 10 हूं, साल आप का अभी कहते थे गुजारे कि आप हैं, दीजिए हमें। आप विनय राय को जवाब दे देते कि आपने इतने पिछड़े दलितों को स्थान दिया है। सुनिए ना सर। अभी हाँ, विनय भाई हैं यहां पर, इसलिए मुझे बड़ा आसानी है ये बात कहने में, क्योंकि बाकी आंकड़े विनय भाई दे देंगे। ओके। आंकड़ों में विनय भाई विनय का जी बड़ा से आपकी वो है। आसानी है, पूरे नोट किया देश में जाए। जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वहां पर संघ के लोग बैठे हुए हैं और कोई दलित, कोई पिछड़ा, एक भी इन्होंने वीसी नहीं बनाया, एक भी। उठा लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के आसपास, लखनऊ पे उठा लीजिए, फैजाबाद में, कुमारगंज में, जो भी अपर आपका कास्ट है, के लोग यूनिवर्सिटी अगर उठा लीजिए, शैक्षणिक इलाहाबाद उठा संस्थानों लीजिए, के प्रमुख कानपुर बन उठा रहे हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है? नहीं, संघ शास्त्री बन रहे हैं और इसके साथ देश का कानून कहता है, देश का संविधान कहता है, देश की आत्मा कहती है कि सब लोगों को बराबर का बराबर का क्या नाम नेतृत्व मिलना चाहिए। क्या यह गलत कहता है देश का संविधान? क्या हम लोग, कांग्रेस इस बात को मानती है कि नल को, नील को, कोल को, भिड़ को, पिछड़े को, आदिवासी को, दलित को उसका हक मिलना चाहिए? जब आपकी विचारधारा का वक्त था, आप हुकूमत पे थे, जनगणना की बात करते, आपने जो किया आज बीजेपी कर रही है। तो कहते हैं ना कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। ये तो आप बताएंगे सर, हो गई होंगे, हम विपक्ष में कितनी बैठ गए, बकरी खाई है ये तो आप ही बताओगे सर। आप बताइए ना। सुन लीजिए ना, देखिए अगर बात करें ब्रजेश भाई तो बराबर से, जिसको कहते हैं आज ना, भाटी किलो में जी को तौले जवाब या दो लीटर आप में कि मापें। आपने कितनी बकरियां लेकिन जो खाई हैं। भारतीय जनता पार्टी कर, आज आपको बोलना पड़ेगा कितनी बकरियां हजम की आपने। अरे हमने तो कहा कि कुछ कमियां हम में रही होंगी, तभी तो हम आज की डेट में प्रतिपक्ष में बैठे हैं। कुछ कमियां, लेकिन हमारी कमियां कभी भी ऐसी नहीं थी कि हमने जानबूझ करके किया। बहुत शुक्रिया। किसी संघ को नहीं दिया कि पूरे देश में नियुक्त कर दो सारे संघ शास्त्रियों को। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो है आप संघ शास्त्री बैठा दो और कोई एक भी दलित ना बैठाओ, एक भी पिछड़ा ना बैठाओ, एक भी। हमने एनसीईआरटी का अध्यक्ष भी लोथ बनाया था, मिस्टर राजपूत बनाए थे। ऐसी बात। बहुत शुक्रिया। मैं प्रोफेसर रविकांत जी को इस चर्चा में आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। ये जो आरोप लग रहे हैं महाकुंभ समाप्त होने के पश्चात, बीजेपी का ही कंसर्न है कि चूंकि हिंदू जग गया है इसलिए भाटी जी को, सुरेन जी को प्रॉब्लम है, और पिछड़ों को तो बीजेपी बहुत प्रेम करती है, दलितों को विशेष प्रेम करती है, सबका साथ, सबके विकास की बात करती है। क्या महाकुंभ के आयोजन के पश्चात विपक्ष वापस उस नैरेटिव की तरफ जाना चाहता है जहां पिछड़े दलित की बात करके उसने लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीता?
जी ब्रजेश जी, अगर यही माना जाए तो लोकसभा चुनाव के पहले हिंदू सो गया था, और उस समय तो राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था बीजेपी का। लेकिन राम मंदिर के बावजूद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर के 43 सीटें मिली। अब ये मौका था बीजेपी के लिए कि कुंभ को महाकुंभ बनाया जाए और उसकी ब्रांडिंग की जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ी सफलता मिली बीजेपी को ये सब करने में, ब्रांडिंग करने में। महाकुंभ सफल आयोजन है। अब आप किस नजरिए से देख रहे हैं इस पर? जिस नजरिए से अभी आपने प्रशंसा की उसी नजरिए नहीं, मैंने ये कहा ना कि वो अपने नैरेटिव आपने कहा कि एक सफल आयोजन है, नैरेटिव को गढ़ने में सफल, वो जो इवेंट बनाया उन्होंने उसमें सफल। सरकारी डेटा कहता है 65 करोड़। बिल्कुल, लेकिन अगर आप सफलता को उसके मानकों के आधार मतलब भाटी जी का आधा गांव नहा चुका है, ठीक? नहीं, ये तो सदियों से चल रहा है। भाटी जी तो मुझे दिखे नहीं, लेकिन पक्का इनका आधा गांव नहा चुका होगा। बिल्कुल, अगर आंकड़ों को अगर आंकड़ों के हिसाब से तो। लेकिन देखिए, ये सदियों से चल रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इसी को माने कि साहब वो सब हिंदू थे, तो जो व्यवस्था थी वहां की, कल मैंने देखा कि साहब 15,000 सफाई कर्मी लगे थे। सफाई कर्मियों की एक ही जाति क्यों थी, जरा ये बताया जाए, अगर वो सब हिंदू थे। और मोदी जी को अगर मैं कोट करूं, मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो बोला था, और फिर बाद में एक किताब भी आई थी, उस किताब में उन्होंने बाकायदा उसका उल्लेख है। वो किताब अब कम मिलती है, कर्मयोग नाम की किताब थी। अच्छा, ये बताइए, जो सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया अभी कि राजपूत शैक्षणिक संस्थानों का में बड़ा हिस्सा है, राजपूत जी के इन आरोपों में सच्चाई है? नहीं, डेफिनेटली 100%। अगर आप उत्तर प्रदेश के स्टेट यूनिवर्सिटीज देख लीजिए तो उसमें एक पिछड़ा और एक दलित, और भी कम्युनिटी, तो जैसे अपर कास्ट में सिर्फ ठाकुर ही थोड़ी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बनिया भी हैं, कायस्थ भी हैं। बिल्कुल है। लेकिन उन्होंने बांदा भूमिहार भी हैं। बांदा यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया था, वो 100% सही है। और लगातार एनएफएस अकेले राजपूत बेनिफिशियरी नहीं है बांदा यूनिवर्सिटी में, जो उन्होंने जैसे विनय राय साहब हैं, उनकी भी कम्युनिटी है बेनिफिशियरी। हाँ बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। तो कुंभ का जो पूरा आयोजन है ब्रजेश जी, वो दरअसल अपर कास्ट का हिंदूकरण करने के लिए है। अपर कास्ट भी नाराज हो रहा था बीजेपी से, उसको क्या मिला? अरे वहां कोई जाति के बारे में चर्चा नहीं थी। नहीं, वहां नहीं थी। तो नहाने के लोग श्रद्धा से आ रहे थे, कोई जाति की बात नहीं। मैं भी वही बात कह रहा हूँ, ये तो सदियों से मुझे नहीं लगता महाकुंभ में ऐसी कोई चर्चा मुझे तो नहीं दिखी। ये जो आप व्यवस्था पर तो सवाल उठा सकते हैं, बिल्कुल उठाइए। ये बिल्कुल सही है कि वो तो सदियों से चल रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ ना कि अपर कास्ट भी बीजेपी से थोड़ा नाराज हुआ लोकसभा चुनाव। ये सारी कवायद उसके लिए है। दलित पिछड़ा हिंदुत्व के आधार पर वोट नहीं करता। अब ये भाटी जी से जो पूछा जाए या अखिलेश जी, जैसे मैं, देखिए मैं तो गांव का रहने वाला हूं, अभी भी हम लोग का गांव से ही कनेक्ट है। अब सुरेंद्र जी तो जैसे शहर में रहते हैं, लखनऊ में, बड़े शहर में, गांव से थोड़ा कम कनेक्ट है। मेरा 2/3 गांव के लोग गए थे नहाने मेरे गांव से, तो मैं तो मानता हूं कि आधा तो लोग नहा लिए हैं। नहीं, अगर इसको आप हिंदू कह रहे हैं तो नहा करके जो लौटे हैं वो सब हिंदू हो गए क्या, या अपनी जातियों में वापस आ गए? इस देश में हिंदू फायदा बीजेपी को जाती है, बीजेपी को लाभ है इसका, नैरेटिव के आधार पर, है ना? नैरेटिव के आधार पर इनका नैरेटिव टूटा है भाटी जी का। नहीं, अभी जो हुआ था उसमें इसीलिए ये तेज फिर बोलने लगे कि पिछड़ा दलित, पिछड़ा दलित। मैं जो समझता हूं कि इसका चुनावी बहुत असर नहीं होने जा रहा है। और भाटी जी से मैं कहता हूं अगर ये अपने गांव का सर्वे करा लें, आधा गांव ना निकले तो बताना। आस्था तो है, आस्था है, लेकिन आस्था का मतलब ये नहीं है कि वो भाजपाई हैं। ये दोनों में अंतर है। ओके, हाँ, ये बात मैं मान सकता हूं। मैं विनय राय जी को आमंत्रित करता हूं परिचर्चा में। विनय जी, स्वागत आपका। ये फिर से सर पिछड़े दलितों की बात, शोषित और वंचितों की बात अपोजिशन ने शुरू कर दी है। ये स्ट्रैटेजिकल है या फिर जस्ट एक आरोप है, या इसमें सच्चाई है? और क्या ये महाकुंभ में जो बीजेपी ने ब्रांडिंग की उसको डाइवर्ट करने की कोशिश है? आप इसको किस नज़रिए से देखते हो? देखिए विजय जी, पे लड़ाई की शुरुआत हुई है और मेरा स्पष्ट मानना है कि कुंभ का एक भव्य और दिव्य तरीके से इवेंट करा के स्नान कराने की परंपरा, जिसमें 60 करोड़ के आंकड़े पास कर चुके हैं, जो सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं, इसमें दो चीज जानिए। जो पॉलिटिकल माइलेज की बात कर रहे हैं, सभी प्रबुद्ध लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। कार सेवा जब की गई थी, जिसमें 90 में गोली चली थी, इसमें मुलायम सिंह को बार बार याद किया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है,
और अडवाणी जी की जो यात्रा थी सागर से सरयू तक, हमें लगता है पार्टी का इवेंट था, हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट। कितनी तगड़ी उन्मादी भीड़ थी और किस तरह का एक जन सैलाब था। सरकार बनी और 90 में मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई, जो आरोप लगता है, और 93 में नारा क्या लगा, मिले मुलायम काशीराम, हवा मुड़ गए जय श्री राम, और बसपा और सपा ने सरकार बना दी। तो आप एक बात जानिए कि भीड़ का आना, चाहे कुंभ में स्नान करने आए, अभी देख लीजिए लोकसभा के जस्ट चुनाव से पहले राम जन्मभूमि का भव्य उद्घाटन हुआ, परिणाम क्या सामने आया, स्नान करने जा रहा है, उसकी आस्था है, उसकी आस्था भाजपा में नहीं है। बात समझना, आप कितनी बढ़िया तरीके से उसका आयोजन करते हैं, इतने लोग जाए वो संतुष्ट होकर आए, वो आस्था की डुबकी लगाएं, इसका माइलेज। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि संगम न्यूज पर तो वो हिंदू बनकर आया, लेकिन गांव लौटा तो वापस अपनी जातियों में चला गया। जाहिर सी बात है, आप पूरा इतिहास देख लीजिएगा। मैं दो इसीलिए बेसिक दो एग्जांपल दिया मैंने आपको कि जिस अभी अनिला जी ने कहा ना सरयू लाल हो गई थी, 90 में सरयू लाल हुई और 93 में नारा ही लग गया, मुलायम काशीराम, हवा मुड़ गए जय श्री राम। ये नारा समझिए कितना विवादित नारा है कि आप सीधे किसी पार्टी पे एलिगेशन नहीं कर रहे, आप प्रभु राम पे आरोप लगा दे रहे हैं, फिर भी सरकार। और अभी राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ, लोगों को लगा कि राम जन्मभूमि मंदिर बन के तैयार हुआ, इसका फायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या उस समय पर जो भी आंदोलन शुरू किया, पार्टी का आंदोलन था, चाहे वो गांव करके ईंट की बात हो, चाहे वो ज्योति प्रज्वलित। आप ये कहना चाहते हैं कि कोई लाभ तो नहीं हुआ अयोध्या के मुद्दे पर, बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन आप देखें तो बीजेपी की जो वैचारिक राजनीति है वो तो अयोध्या पर ही आधारित है और लगातार कंटिन्यूअस, केंद्र में 3 बार सरकार, उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार सरकार। देखिए, जो आप केंद्र की राजनीति कर रहे हैं वो योगी जी और मोदी जी का जो आज बात आती है डबल इंजन की सरकार, तो मोदी जी का परफॉर्मेंस, गुजरात का उन्होंने विकास मॉडल पेश किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कट्टर हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने आए, उन्होंने किस तरह से गुजरात को आगे बढ़ाया, उसी के पूरे इलेक्शन कैंपेन में ब्रांडिंग की गई 14 में। अब की बार मोदी सरकार, बार बार आपने देखा पेट्रोल की कीमत की बात रही हो, डॉलर की बात रही हो, इसको मुद्दा बनाया गया, आंतरिक सुरक्षा की बात कही गई। और जब इसमें योगी मुख्यमंत्री के तौर पर आए, तब एक बात आई कि हम एक विकास की बात करते हैं, हम कम्युनिज्म की राजनीति नहीं करेंगे, बंटवारे की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करेंगे जी। और खास तौर पर एक सख्त प्रशासन, जो कहा गया कि कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, वही की इमेज पेश, उसके नाते सरकार बनी है। और एक फेयर स्टेट के तौर पर जो आप डिलीवर कर रहे हैं, आप सिलेंडर का दे रहे हैं, उज्ज्वला स्कीम के साथ आप अनाज दे रहे हैं गरीबों को, इसका लाभ मिला है। और विपक्ष जो मुद्दा उठाता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ एक ठोस मुद्दे पर विपक्ष अभी तक टिक नहीं पाता है, और विपक्ष में भी एकजुटता नहीं। अभी आपने देखा ना दिल्ली के इलेक्शन में कि जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होता, इलेक्शन के समय एक होंगे, इलेक्शन के जस्ट पहले अलग हो जाएंगे, तो उसका भी रूलिंग पार्टी को मिलता है, जैसे पहले कांग्रेस को मिलता था, अब भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। इस स्टेटमेंट के क्या मायने निकाले जाएं वीरेंद्र जी? और दूसरा, महाकुंभ आज समाप्त हो गया, आज आधिकारिक तौर पर महाशिवरात्रि के पश्चात अब महाकुंभ का समापन। आप जब ये स्टेटमेंट और महाकुंभ का समापन और 65 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान को जब देखते हैं, तो आप किस तरह से कंपेयर करते हैं इन आरोपों के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, जो समाज में सियासत है वो अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच इस व्यवस्था को आज भी जिंदा रखे हुए है और उसके अपने फायदे हैं। अखिलेश यादव जो 2017 के बाद से कई चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने लोकसभा के चुनाव में 2024 में भाजपा का रथ उत्तर प्रदेश में रोक दिया, तो वो पीडीए का नारा लेकर आए थे जिसमें वो कामयाब हुए। पीडीए के साथ साथ उनके पक्ष में एक बात ये गई कि उनको दलितों ने भी काफ़ी वोट किया, और जो दलित 2019 के चुनाव में भाजपा को साथ गया था, उसमें से काफ़ी बड़ी संख्या में वो टूटकर इधर आया। हालांकि भाजपा ने दलितों के घर पर भोजन करने का काफ़ी कार्यक्रम चलाया था, लेकिन उसके बाद भी वो दलित वोट पूरा हासिल नहीं कर पाई। मायावती भी अलग लड़ी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की सीटें घटी उत्तर प्रदेश में। तो आज जो सियासत है वो उसी पर आगे बढ़ रही है, और जब से योगी की सरकार आई तब से इस बात को लेकर काफ़ी आरोप लगने लगे कि अगड़ों को ज़्यादा महत्व मिलता है इस सरकार में, पिछड़े और दलित इस सरकार में उपेक्षित हैं। ये बात बहुत बार आई। भाजपा को
पहले अगड़ों की पार्टी माना जाता था। बहुत सारे लोग ये कहते थे बनियों की पार्टी है खाली ये। लेकिन ब्रजेश जी, जब दलितों की और ओबीसी की उपेक्षा की बात आती है तो इस दौरान भाजपा में एक आरोप उस पर और लगने शुरू हुए कि अब ये सवर्णों की पार्टी नहीं रह गई, ये तो ओबीसी की पार्टी रह गई है और ये दलितों को ज़्यादा महत्व देती है और पिछड़ों को ज़्यादा महत्व देती है। जो भाजपा के भीतर हैं वो भी बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं। तो भाजपा खुद एक बहुत बड़ा समुच्चय बनकर रह गई है, अगड़ा पिछड़ा दलित सबके वोट प्राप्त करने के चक्कर में, और उस समुच्चय का परिणाम और नुकसान लोकसभा चुनाव में यह हुआ कि उसकी सीटें घट गई। चारों तरफ नाव पे पार पसारते पसारते कई जगह से उसको नुकसान हो गया। अब इस देश में आते हैं कि जहां कोई धर्म, कोई देवता, कोई ग्रंथ ये नहीं कहता है कि किसी से ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, भेदभाव रखो, लेकिन वोट की खातिर ये ख़त्म होने नहीं देते हैं। अगर हम आप भूलना भी चाहें तो ये हरदम याद दिलाते हैं कि भूलो ना। तो समस्या इस बात की है कि जिसके पास पैसा है, ताकत है, वहाँ तो देखो कोई जात पात नहीं देखी जाती है। वहाँ तो लोग जाते हैं, उनके घर में भोजन भी करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनके साथ गाड़ी घोड़ा में घूमना भी पसंद करते हैं। लेकिन जो कमज़ोर हैं वहाँ पर ये सब बातें आती हैं। पीडीए ने अखिलेश को एक नया जीवन दिया है, कहा जाए तो समाजवादी पार्टी की संजीवनी बना है, तो वो स्वाभाविक है इस मुद्दे को उठाएंगे। और आज जनता में भी वो ये संदेश देने में कामयाब रहे कि वो पिछड़े और दलितों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये बात जरूर आप कह सकते हैं कि महाकुंभ समाप्त हो गया, रिकॉर्ड लोग आए, लेकिन सरकार के साथ साथ विपक्ष ने भी बहुत बड़ी राहत ली है इससे। रोज आरोप लगता था वो गए नहाने कि नहीं, तुम्हारे नेता गए कि नहीं नहाने गए। तो अब विपक्ष वाले भी थोड़ा राहत पाएंगे और सरकार अब इस आयोजन, अरे मैं तो देखता था सुरेंद्र राजपूत इतने परेशान रहते थे, अनिल दुबे, अनिला सिंह से ज्यादा कौन जाने इस बात को। बोलिए वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, दुबे जी तो आज आए नहीं बुलाने में। इस देश में जितना बड़ा ये आयोजन हुआ ये दुनिया में कहीं संभव नहीं था। स्वाभाविक है कि उसमें परेशानियां आती हैं और उन परेशानियों के बाद भी लोग नहीं रुके, चाहे जितना प्रचार किया गया, चाहे जितना दुष्प्रचार किया गया। तो आस्था तमाम सारी व्यवस्थाओं पर भारी पड़ सकती है, ये दुनिया ने देखा। और ये भी देखा कि 2 महीने तक लगातार प्रशासन, पुलिस, सफाई कर्मी, सब चीज़ों से काम ले पाना इतना आसान नहीं है। नहीं, मैं तो सफाई कर्मियों का अभिनंदन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं और उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए, जिन्होंने करोड़ों लोगों के जो भी वहाँ पर कूड़ा करकट गंदगी निकली उन्होंने उसे साफ किया और इस स्वच्छ कुंभ को आयोजित कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। असली हीरो तो वो लोग हैं, उन्हें निश्चित तौर पर सम्मानित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सम्मान के साथ साथ भाजपा सरकार इसका प्रचार भी करेगी और उसका फायदा भी लेने की कोशिश करेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो लें। लेकिन चुनाव में जातिवार सम्मेलन और लोगों के, जातियों के समूह को बांटकर नेताओं को लगाना, प्रचार करना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो दर्शाती हैं कि वोट के लिए ये सियासत जात पात को कभी ख़त्म होने नहीं देगी। और पीडीए ने जो संजीवनी दी है समाजवाद को, उसको अखिलेश यादव भी नहीं छोड़ेंगे। बल्कि वीरेंद्र जी, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, आज सब लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि शीघ्र अतिशीघ्र आप लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित करिए और हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों को आप चैनल की तरफ से सम्मानित करिए। देखिए, ये तो सबसे कमज़ोर लोग हैं। देखिए, इस देश में जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे भगवान हैं राम, उनको वंचितों का राजा कहा गया है, दलितों का राजा कहा गया है, आदिवासियों का राजा कहा गया है। तो जो भगवान की शिक्षा है उसमें भी ये सफाई कर्मी, दलित, कमज़ोर, वंचित, आदिवासी, ये सब
शामिल हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से भी इनका बहुत महत्व है। तो इनका सम्मान अगर होता है तो अच्छी बात है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और आगे बढ़ाएं। आपने इच्छा जताई है, बहुत धन्यवाद लेकिन आपका वीरेंद्र जी। जी, सरकारों की योजनाओं का जो प्रसार होता है वो बिना भेदभाव के होता है। और अगर आप लाभार्थी देखेंगे, चाहे फ्री राशन लेने वाले हों, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, तो ये जो लोग ले रहे हैं लाभ, ये जात के आधार पर कोई रोक टोक नहीं है। इस बात को भी समझना होगा। हाँ, कुछ IAS IPS अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में तमाम बार लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन वो पूरा समाज नहीं है। वो खाली व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सरकार में सेटिंग करके अपना लाभ लेते हैं, वो अपने समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे अफसर सब लोग जानते हैं और इसी वजह से सरकार बदनाम होती है और योगी सरकार पर भी यह आरोप हमेशा से लगता रहा है। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें। ब्रजेश जी, हर दौर में ये बात सच रही है और रहेगी, लेकिन आज मैं धूमिल जी की वो रचना फिर से याद दिलाऊंगा और लोग सोचें, इस पर मजबूर हों कि ताकत हमेशा तीसरे के हाथ में रही है। वही खेलेगा जिसके पास सत्ता होगी, जिसके पास चाबी होगी। सुनिएगा, धूमिल जी ने कहा था कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है और ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ कि वो तीसरा आदमी कौन है और मेरे देश की संसद क्यों मौन है? ये तीसरा आदमी के बारे में तो सुरेंद्र राजपूत जी से बेहतर कौन बता पाएगा वो तीसरा आदमी कौन है। मुझे लगता है ये बेस्ट सुटेबल जो ये तीसरे आदमी के बारे में बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, और आपने मेरे अनुरोध को स्वीकारा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आप सफाई कर्मचारी भाई बहनों के सम्मान में एक कार्यक्रम शीघ्र आयोजित करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करता हूं। राजकुमार भाटी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाटी जी, अनिला सिंह ने तो बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि आप लोग तो ढोंगी हिंदू हैं, नकली हिंदू हैं, हलाल हिंदू हैं। आप मंदिर भी बनवा रहे हैं। आप अनिला जी को ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार कहाँ से मिला? अनिला जी को या अनिला जी की पार्टी को किसी की आस्था पे प्रश्न चिन्ह उठाने का, किसी की संस्कृति पे, किसी के आचरण पे सवाल उठाने का अधिकार किसने दिया? ये तो इनकी कमजोरी है और इसी बात के लिए हम इनकी आलोचना करते हैं। ये फर्जी मुद्दों के आधार पर लोगों को बरगलाते हैं। जब इनके पास कुछ नहीं बचता, जब ये जवाब नहीं दे पाते, जब इनके पास प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, तो यही उतर आते हैं कि हम असली हिंदू हैं, ये नकली हिंदू हैं। अब असली नकली हिंदू की पहचान कहाँ होगी ये तो अनिला जी बताएं। लेकिन जो वीरेंद्र जी कह रहे थे और आपने भी थोड़ा सा इशारा किया था, आपने कहा कि अयोध्या के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। भारतीय जनता पार्टी को वो वोट हासिल करने का एक और बहुत बड़ा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का था, जो अब लोगों के सामने उजागर हो चुका है। इन्होंने ओबीसी को कहा कि ओबीसी का सारा लाभ यादव खा रहे हैं, यादव गैर यादव जो ओबीसी हैं वो हमारे साथ आओ, हम न्याय देंगे। और एससी में इन्होंने कहा कि एससी का सारा लाभ जाटव खा रहे हैं, गैर जाटव एससी हमारे साथ आओ। और भोले भाले लोग इनके बरगलाने में आके, इनके बहकावे में आके इनके साथ आ गए। लेकिन उन्होंने देखा कि जब ये कुर्सी पर बैठ गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो एससी भी और ओबीसी भी ये तो दूध में से मक्खी की तरफ निकाल के बाहर कर दिए गए। अभी सुंदर राजपूत जी ने बताया बांदा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कि 12 में से 11 प्रोफेसर ठाकुर नियुक्त हुए। मेरे पास ये उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियों की लिस्ट है। ये 34 जो राज्य विश्वविद्यालय हैं, 34 में 11 बीसी ठाकुर हैं और 9 ब्राह्मण हैं और केवल 3 ओबीसी हैं। लेकिन गंभीर सवाल यह है ब्रजेश जी, जहां पढ़ाई लिखाई का मसला होता था, यूनिवर्सिटी का, बीसी का, प्रोफेसर का मसला होता था, वहां ज्यादा ब्राह्मण होते थे, तो लोग ये सोच के तसल्ली कर लेते थे कि ब्राह्मण लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, शिक्षा में आ गए, चलो हो गए। लेकिन जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, ब्राह्मणों से ज्यादा आपको ब्राह्मणों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारी की सारी प्रॉब्लम सुरेंद्र राजपूत की कम्युनिटी से है। सवाल ये है क्या गुनाह किया है सुरेंद्र राजपूत ने? प्रमाण है ये, खुले जातिवाद का प्रमाण है। मुख्यमंत्री की जाति के लोग ही, सुरेंद्र राजपूत की भी तो जाति है सर। अब उनमें अचानक योग्यता कहां से पैदा हो गई?
नहीं, किसी कम्युनिटी विशेष पर मुझे लगता है कि थोड़ा आपको इस पर और चिंतन करने की आवश्यकता आंकड़े है। जब बताएंगे तो जाति का नाम तो लेना सर पड़ेगा। आपकी भी किसी जाति सरकार के थी तो साथ इल्जाम अन्याय हो आपके रहा है। ऊपर भी सर जाति विशेष को लेकर थे। आपका कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड है सर? हमने तो कई बार लिस्ट मांगी है, लिस्ट जारी करें बीजेपी वाले। ऑलराइट, योगी जी सदन के अंदर कहते हैं कि 46 में से 56 एसडीएम यादव, 46 में से 56। तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत पड़ गई सर? जब आप पिछड़ों और दलितों के हक के लिए लड़ रहे थे तो इटावा में केदारेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया सर आपने। वो इसी नैरेटिव को काटने के लिए कि अनिला जी ये ना कह पाए कि हम नकली हिंदू हैं। ओके, केदारेश्वर मंदिर आपने कहा था तो कि इनकी शायद तसल्ली राजकुमार के लिए भाटी को आपने पता नहीं है। बनवाया है। गुड, मुझे सारा इनकी एक-एक चीज तसल्ली का के लिए पता है कि इटावा में जो केदारेश्वर महादेव मंदिर बन रहा है वो बिल्कुल शास्त्रीय तरीके से, शास्त्रीय प्रोटोकॉल के तहत बन रहा है। ऑलराइट, बीजेपी की शुक्रिया। मैं सरकार अनिला के सिंह जी सहयोग को से जो परिचर्चा में आमंत्रित करता हूं। अनिला जी देखिए, ये लोग तो मंदिर वगैरह बना रहे हैं, अगर ये आपके पिच पे आएंगे खेलने, इनको कैसे रोकिएगा आप? तो ये आपके मुद्दों की तरफ बढ़ रहे हैं और पिछड़ा दलित अलग से ये शोर मचा रहे हैं, कैसे चलेगा फिर ये? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर समाजवादी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, इनकी मानसिकता का पर्दाफाश है। सुरेंद्र राजपूत जी सुनिए, मेरे पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें कि मेरे पिता का नाम लिखा है, तो मैं हराम औलाद नहीं हूं। ठीक है, अभी आपने कहा कि ये लोग हराम हैं, तो मैं हराम नहीं हूं। मुझे मेरे बाप का नाम भी पता है और मेरे बाप ने मुझे सुरेंद्र जी अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। मैं इस तरीके की भाषा नहीं, सुरेंद्र जी आपको इंतजार करना चाहिए, मैं आपके पास आऊंगा। इतना संयम बरते सुरेंद्र जी, हलाल हिंदू हैं। सुरेंद्र जी इतना संयम बरते, मैं आपको समय दूंगा सुरेंद्र जी, प्लीज वेट। ये इस तरीके की भाषा और नहीं सुरेंद्र जी प्लीज वेट, हमारे ऊपर मत चेपिए। मैं दूंगा आपको समय, आपने कह लिया, आप शांत हो जाएं। सुरेंद्र जी, कहती है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी मैं निवेदन करता हूँ आप शांत होकर सुनिए, आपको दूंगा कि हम असली हिंदू नहीं है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको समय दूंगा सर, अपनी बारी में बोलिएगा, आप संयम बरतें सर। हलाल जो है उसी भाषा का इन्होंने कहा ना, हराम जो है आप कहेंगे हम हलाल हिंदू है, वर्ड है, और दिमाग खराब हो गया है आपका। कैसी भाषा बोल रहे हैं? एक सेकंड रुके आप। सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है चैनलों पर। चुप होकर बैठिए। अरे किस बात का एक सेकंड रुके सर, ये दूसरों को सर एक सेकंड रुक जाएं आप। सुरेंद्र जी इतना संयम बरतना चाहिए सुरेंद्र जी आपको, मैं आपको मौका दूंगा, मैंने एक वायदा किया आपसे मौका दूंगा, आप थोड़ा सुन लें बात को, डिबेट स्वस्थ तरीके से बढ़ने दें। ओके बोलिए अनिला जी, कंटिन्यू। लॉफुल, अगर मैंने कहा हलाल हिंदू है तो क्या गलत कहा? नहीं हो हलाल हिंदू, नहीं हो वैध हिंदू, नहीं हो बिल्कुल आपने गलत कहा है और पूरा गलत कहा है। आप जैसे लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आप जैसे प्रवक्ता रखते हैं। कैसे होगे? 2.5 इंच की जवान खींच के रख दूंगी इसके अंदर। ये बकवास नहीं चलने वाली है। अब पिछली डिबेट में अनिला सिंह को अपनी बड़ी बहन बता रहे थे और अभी देखिए किस तरह ये लोग लड़ रहे हैं। सर आप पिछली डिबेट में इनको बड़ी बहन बता रहे थे, अभी आप इस तरह लड़ रहे हो सर, थोड़ा वेट कर लो सर, उनको कह लेने दो। बताते हैं बड़ी बहन, लेकिन अगर ये हमको कहेंगे कि हम हलाल हिंदू हैं तो हम क्या जवाब देंगे? एक सेकंड रुक जाए सर, उत्तेजना नहीं, उनको कह लेने दीजिए। हाँ, हिंदुओं को वायरस कहने वाले हमें पाठ पढ़ाएंगे। हाँ, कश्मीर में हिंदुओं का सफाया करने वाले हमें पाठ पढ़ाएंगे। सिखों का कत्लेआम करने वाले हमें पाठ पढ़ाएंगे। थैंक यू मैडम, शुक्रिया। भुवनेश्वर, भागलपुर, जाने कितनी कितनी जगह हिंदुओं का कत्लेआम करवाने वाले हमें पाठ पढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैडम। अड़चन खड़ी करने वाले हमें पाठ पढ़ाएंगे। थैंक यू लालची लोग भारत का मैडम, संयम बरतें, संयम बरतें। थैंक यू मैम, आज हमें पाठ थैंक यू। चले हैं। ओके सुरेंद्र जी, अब आप बोले सुरेंद्र जी, अब आप बताएं। और मैं चाहता हूं कि शालीनता हो और एक दूसरे के सम्मान का हम लोग ध्यान रखें। आप भाई बहन हैं दोनों लोग, पहले भी भाई बहन हो के आप क्लेम कर चुके हैं। मैं आप कहते हैं कि वो अनिला जी बड़ी बहन है, मैं वही रिमाइंड करा रहा था। आपकी बहन है, आपकी अपनी बहन के लिए अच्छी बातें बोलिए। नहीं, अगर भारतीय जनता आज भी वो हमारी बड़ी बहन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संगत में इस तरीके का जहरीला एजेंडा, हलाल हिंदू, ये कौन सा शब्द होता है? हलाल हिंदू कौन सा शब्द होता है? किसका है ये शब्द? कहां किस डिस्कशन डिक्शनरी में लिखा हुआ है ये शब्द? किस तरीके से हमें आप प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं तो हम हलाल हिंदू हो गए। बात करते हैं, उसके बाद जवाब सुना नहीं जाता
और उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट लेके हमने आपकी नवैयत पर प्रश्न उठाया क्या? आप नवैयत पर प्रश्न उठा रही हैं, आपके लोग नवैयत पर प्रश्न उठा रहे हैं, और जब नवैयत पर प्रश्न उठेंगे तो जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम आपको, पूरी तरीके से नहीं छोड़ेंगे। और आपका यह जहरीला एजेंडा सबके सामने, हम गिद्ध हैं, हम सुअर हैं। जितने जितने लोग आपकी व्यवस्था पर प्रश्न उठाएंगे वो हलाल हिंदू हैं, वो सुअर हैं, वो गिद्ध हैं। क्या क्या कहा है आप लोगों ने? तो आपने भी तो कंस रावण और न जाने क्या क्या तुलना की है। क्या लाशें नहीं गिरी? क्या अपोजिशन ने नहीं किया? अपोजिशन ने भी रावण, बोला है गिद्ध और सुअर। हाँ, बस गिद्ध सुअर नहीं कहा, बाकी राक्षसों से तुलना आपने भी की है। इनके नेता तो हाँ, शक्ति जो आज इनका नहीं, रावण को एक तरफ स्वयं आप कहते हैं, मैं रावण को डिफेंड करने के लिए नहीं आया हूं, ठीक है, लेकिन हम गिद्ध हैं, हम सुअर हैं। थैंक यू सर। गंदगी वहां पर हो गई तो हम सुअर हो गए। बहुत शुक्रिया और सर। गंदगी अगर हमने लाशें वहां गिरी हैं तो हम लोग गिद्ध हो गए। क्या बात करते हैं? और ये है भारतीय जनता पार्टी का जहरीला एजेंडा। जहरीले लोग हैं ये। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जिस तरीके से सर, मैं तो ये समझ रहा था आपकी बहन है, एक दिन, और आज आप एक दूसरे को जहरीला कह रहे हैं सर। बात की भाई बहन के पवित्र रिश्ते पे आप एक दूसरे को जहरीला ना कहें। नहीं, एक दूसरे को नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मैं भाटी जी तो सदमे में है कि वो क्या कहें। ओके प्रोफेसर साहब बोलिए, क्या अपना एजेंडा लेके आए इन लोग? अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अच्छा, का कितने स्मार्टली वो छिपा गए कि उनके गांव से कितने लोग आए थे। मैंने तो अपना बताया, पर इनमें से किसी ने अपने गांव का नहीं बताया। बोलिए। अरे नहीं, मैंने पहले भी कहा कि देखिए, आप किस जिले के हैं? आस्था अपनी जगह। आप कहाँ के रहने वाले? मैं जालौन का रहने वाला हूँ, बुंदेलखंड का। गांव फोन किया है? गांव से गए, कुछ लोग गए, और ये पहले भी जाते रहे, कोई पहली बार नहीं गए। अच्छा, तब हाँ, पहली बार ये हुआ कि साहब वहाँ बॉलीवुड के सितारे गए, वहाँ क्रिकेटर गए, उनकी फोटो आ रही है। पहले ये नहीं होता था। अरे अडानी अंबानी गए भाई। हाँ, वो भी गए, प्रधानमंत्री गए। तो वहाँ पे हो क्या रहा था? वहाँ पे 2-3 चीजें हो रही थी। आस्था अलग थी, मैं कह रहा हूँ, आस्था हमेशा रही है। सुरेंद्र राजपूत नहीं गए। आस्था हमेशा रही है, लेकिन कुछ लोग वहाँ बिजनेस करने गए, कुछ लोग राजनीति कर रहे थे, ये भी एजेंडा चल रहा था। इसके पहले बिजनेस और राजनीति नहीं होती थी। ये एक फर्क है इस समय के कुंभ में और पहले के कुंभ में। देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात है, इस तरह की भाषा मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की भाषा मैडम ने बोली है, और सुरेंद्र जी जो बोल रहे थे, सुरेंद्र जी ने उसका जवाब दिया, तो वो, अच्छा, वो थोड़ा जवाब और कर्कश होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो और ज्यादा कर्कश हो गया। तो इस तरह की भाषा अगर नहीं आएगी तो बेहतर होगा देश के लिए। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। थोड़ा वक्त कम है, मैं विनय जी को भी समय देता हूं। विनय जी, आप मुझे बताएं कि ये एजेंडा पिछड़ा दलित वाला आगे बढ़ेगा ये, या महाकुंभ के लहर में ये सब धुल जाएगा? नहीं, एजेंडा तो चलेगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा एक ही याद रखना चाहिए, एक मुद्दा बहुत समय तक नहीं खींचना चाहिए। अब ठीक है, पीछे के मुद्दे पर आप लोकसभा जीतते हैं तो उस मुद्दे को छोड़िए मत, लेकिन नए मुद्दों को तलाश करिए। तो हमेशा जब तक आप नए नए चीजें लेकर नहीं आएंगे, आपको याद होगा जब तक केवल राम मंदिर था, भारतीय जनता पार्टी पर्टिकुलर सीट के सत्ता से बाहर रहती थी, तो आपको हमें कुछ नया ढूंढना पड़ेगा तो विपक्ष की भूमिका अदा करना चाहते हैं। अभी जिस बात पे द्वंद हुआ, अगर लाइटर वोट में मैं कहूँ तो यहाँ पे एक मुद्दा मिल जाता विपक्ष को, अगर उसको ठीक से कैच करते थे। जैसे मान लीजिए इन्होंने योगी जी की बात को पकड़ा, सुपर को गंदगी दिखी, गिद्ध को लाश दिखा। अगर गंदगी थी तो सुपर दिख गई होगी, और लाश अगर है तो गिद्ध को दिख गया होगा। आप इस तरह कहते कि मुख्यमंत्री तो मान लीजिए वहां गंदगी थी, वहां लाशें थी, लेकिन सवाल ये नहीं है। बड़ा आयोजन होता है, कुछ कमियां होती हैं, कुछ चीजें हर सरकारें अपने तरीके से उसको परोसना चाहती हैं, बढ़िया ढंग से करना चाहती है, उसकी ब्रांडिंग करना चाहती है। सरकार ने अपने स्तर से किया। कमियां विपक्ष का उजागर करना धर्म है, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर विपक्ष में क्यों है? लेकिन सवाल सबसे बड़ी बात है, सत्ता हो या विपक्ष, मुद्दों को लेकर चलेंगे तो सियासत में फायदा हो, और अनवांछित तरीके से मुद्दों से भटकेंगे तो सिर्फ चर्चा में तो रहेंगे, लाभ नहीं मिलेगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने मैं एक वाक्य सिर्फ आपसे और बहुत निवेदन के साथ, आपने कहा कि जितना बोल रहे हो हमारे विज्ञापन का टाइम ले रहे हो, बोल लो आप। लेकिन एक सेकंड बस, कि आपने कहा कि सफाई कर्मियों का हम सम्मान करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप एजेंडा के तौर पर ये कहें कि सफाई कर्मियों के बच्चों को नौकरियां मिलें, असली सम्मान। सर, अगर हमारे यहाँ नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं तो नहीं, आपके यहाँ नहीं, सरकारी स्तर पर। अब सर, सरकार तो मैं नहीं हूँ भाई, सरकार या तो राजपूत जी हैं, अनिला जी हैं, भाटी जी हैं। हम तो भाई प्राइवेट टीवी चैनल हैं, हम अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो निश्चित करेंगे। बल्कि मैं तो आप सबको आमंत्रित भी करूंगा उस कार्यक्रम में। अब सुरेंद्र जी आएंगे नहीं, मैं नहीं जानता,
लेकिन बाकी लोग तो आएंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। मैं बहुत शुक्रिया, आप सभी को बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए और अपने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। बहन भाइयों, आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।